हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं वैष्णवी मैम स्वागत करती हूँ आप सभी का बिहार बोर्ड के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। भाई आप सभी की प्यारी वैष्णवी मैम अब लेकर आ चुकी है वन शॉट एक नया चैप्टर के साथ, और उस चैप्टर का नाम है कृषि एग्रीकल्चर। इस चैप्टर में हम सारी चीजें एक ही बार में पढ़ने वाले हैं कि कृषि क्या होती है, कितने तरीके की कृषि होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं और इसका सीजन क्या क्या होता है। अलग अलग भाई मौसमों में हमें अलग अलग फसलें देखने को मिलती हैं, तो बहुत सारी फसलों को हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे कि भैया उनके लिए प्रॉपर क्राइटेरिया क्या होता है, कौन कौन से राज्यों में वो फसलें ज़्यादा पाई जाती हैं। तो ये सारे चीज़ों को हम पढ़ेंगे और लास्ट में ये भी देखेंगे कि सरकार इसके लिए क्या क्या कर रही है, क्योंकि आपको पता है भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है और इस पर क्या है, हमारी जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है, वो कृषि पर ही डिपेंडेंट है। तो ये बहुत ही बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सरकार इसके लिए कैसे कदम उठा रही है, क्या कुछ कर रही है कृषि को और बेहतर बनाने के लिए, ताकि हम अपनी जनसंख्या को भी सस्टेन कर पाएं और इसके बाद मार्केट में भी हम इससे प्रॉफिट कमा पाएं। ठीक है, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा कंप्लीटली डिपेंड हैं एग्रीकल्चर पर, कृषि पर। तो भैया अब आराम से बैठ जाओ, पानी वानी लेके बैठ जाओ, एक एक करके हम सारी चीज़ों को समझते चलेंगे। ठीक है, चलो वही बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कृषि के प्रकार के बारे में। ठीक है, आप लोगों ने हमेशा से पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा, झूमिंग कल्टीवेशन के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें आप लोगों की पढ़ी हुई हैं। और इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे हम फसलों के बारे में पढ़ेंगे, चाहे गेहूँ है, चावल है, अलग अलग तरीके के अनाजों के बारे में पढ़ेंगे, दालों के बारे में पढ़ेंगे, कुछ ऐसे क्रॉप्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि जिनसे हम प्रॉफिट कमाते हैं, जिनसे हम सिर्फ जो हमारे एक तरीके से वाणिज्य कृषि में आते हैं, हमारे कमर्शियल फार्मिंग में आता है, तो वो सारी चीज़ें भी हम पढ़ते चलेंगे। और ये यहाँ के जितने आज के कॉन्सेप्ट हैं बहुत आसान कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि बहुत या मैं बोलूँ कि जैसे 4th-5th क्लास हम बोले या मोस्टली 6th-7th क्लास में हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हुए हैं। यहाँ पर हमें थोड़ा-सा डिटेल में जाना है, थोड़ा-सा और बेहतर तरीके से अपने आंसर राइटिंग जैसे हमें करना है, उस पर्सपेक्टिव से हमें थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। तो कृषि के प्रकार पर जब हम बात करेंगे, पहले प्यारा सा पहले कलर ले लेते हैं, उसके बाद ही बात करेंगे। चलो, तो हम यहाँ पर जब कृषि की बात कर रहे हैं तो भारत के विभिन्न भागों में हमें अनेक प्रकार के कृषि तंत्र जो है वो अपनाए गए हैं। आपको पता है हमारे भारत देश में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। पहाड़ों पर भी खेती हो रही है, पठारों पर भी खेती हो रही है, मैदानी इलाकों पर भी खेती हो रही है और रेतीली मिट्टी पर भी किस तरीके से खेती होती है। अलग अलग टाइप की मिट्टी के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो वहाँ पर भी क्या है, अलग अलग तरीके के अनाज या अलग अलग तरीके की फसलें देखने को मिलती हैं। तो हर एक मिट्टी का अपना अलग क्राइटेरिया है और कोई भी जो फसल है वो कौन से एरिया में हो रही है, बहुत सारे फैक्टर्स पर वो डिपेंड करता है कि वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ का कंडीशन किस तरीके की है, मिट्टी किस तरीके की है, क्या उसमें फर्टिलिटी है या नहीं, कितनी ज़्यादा उपजाऊ है, कौन कौन से मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स उस मिट्टी में पाए जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो उसी के बेसिस पर हम बहुत ज़्यादा वेरिएशन भी देखते हैं अपने यहाँ की। हर अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप की हमें खेती देखने को मिलती है, कृषि देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की, तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की बात हो रही है। जीविका से समझ में आ रहा होगा कि सिर्फ जीविका चलाने के लिए जैसे कृषि करी जा रही है। तो इसे हम कर्तन दहन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, जो मैंने बोला ना स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, कि ये होता है कि जैसे बहुत सारी जो जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, जो अनुसूचित जनजातियां जिन्हें हम बोलते हैं एसटीज, तो अलग अलग एरिया में हमने ये देखा हुआ है और इन्हें अलग अलग नाम से भी जाना जाता है कि ये एक जगह पे जाके एक पैच ऑफ लैंड को वहाँ पर ये कल्टीवेशन करते हैं, कृषि मतलब खेती वगैरह करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब वहाँ की जो एक तरीके से मैं बोलूँ कि जो उपजाऊपन जो है उस मिट्टी का, जो फर्टिलिटी है, जब वो धीरे धीरे कम होने लगता है तो वो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह में जाते हैं, वहाँ पे पेड़ पौधों को काट के जला के फिर से वो उतनी ज़मीन बनाते हैं खेती करने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप की खेती को हम क्या कर्तन दहन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। इसमें भूमि के छोटे टुकड़े पर क्या है, आदिम कृषि औजारों, ठीक है, ये औजारों से, छोटे छोटे औजारों से खेती होती है इसमें, जैसे कि लकड़ी का हल है, दाव है, खुदाई करने वाली
वाली छड़ी, जैसे कि एक फावड़ा भी होता है, ठीक है, खुरपी भी होती है, सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, श्रम भाई लगता है, इसमें बल ज़्यादा लगता है। और इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून और मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये बताते हैं कि हाँ, क्या ये वाली जगह उनके कृषि उनके खेती करने के लिए क्या सही है या नहीं सही है, कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ का मौसम कैसा है, बारिश कब किस टाइम पे आने वाली है। तो ये सारी एक तरीके से मैं बोलूँ ना कि जैसे पुराने टाइप की खेती अगर मैं बोलूँ, क्योंकि आज के टाइम पे इतना ज़्यादा लोग डिपेंडेंट नहीं रहते हैं मॉनसून पर, ठीक है। पूरा उनके पास सिस्टम होता है सिंचाई करने का, कैनाल्स वगैरह बनाए बनाए गए हैं, डैम्स इतने बड़े बड़े अब बनाए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा पुराने टाइप की आपको खेती देखने को मिलती है, लेकिन हाँ, आज भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। अगर मैं हम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की बात करें इंडिया के, तो इसे झूमिंग कल्टिवेशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, झूमिंग खेती के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसी तरीके से शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी इसे बोलते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा इन सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट एक हमारा आएगा गहन जीविका कृषि, ठीक है। गहन जीविका कृषि क्या होता है कि इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह श्रम गहन खेती है जहां पर अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग होता है। मतलब सिंपल सी यहाँ पर बात ये बताई जा रही है कि मान लो कोई भी एक एरिया है, वहां की क्या है, मान लो जनसंख्या काफी ज्यादा है, ठीक है, जहां पर जनसंख्या काफी ज्यादा है, तो उस जनसंख्या का दबाव है कृषि पर कि भैया उनको सस्टेन करने के लिए ही वहां पर कृषि हो रही है, कि पहले जितनी ये जनसंख्या है इसका पेट भरा जाए, ठीक है। और इसके लिए जाहिर सी बात है, जब जनसंख्या ज्यादा है तो प्रोडक्टिविटी का लेवल भी ज्यादा बढ़ाना होगा, उत्पादन भी ज्यादा बढ़ाना होगा, तो उसके लिए कहीं ना कहीं रासायनिक उर्वरकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और प्रॉपर यहाँ पे सिंचाई की भी व्यवस्था है, ये लोग मानसून पर डिपेंडेंट वाली खेती ये नहीं है, यहाँ पर प्रॉपर सिंचाई की व्यवस्था है, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जो यहाँ की जनसंख्या है पहले उसको सस्टेन किया जाए, ठीक है, पहले उसका पेट भरा जाए। तो ये केवल अपनी जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है उसको उसका पेट भरने के लिए जो यहाँ पे खेती की जा रही है, देन उसे हम गहन जीविका कृषि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वाणिज्य कृषि, जो मैंने बताया था ना कि कुछ ऐसी फसलें भी उगाई जाती हैं जो मार्केट वैल्यू में बहुत ज़्यादा काम आती है, जिनसे हम पैसे कमाते हैं, जो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं कई सारी चीज़ों का, तो वो सब हमारा कमर्शियल फार्मिंग में आता है, वाणिज्य कृषि में आता है। और इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों तथा अधिक पैदावार देने वाले बीजों, जिसको हम बोलते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मार्केट में अब सीड्स आ चुके हैं जो हाइब्रिड करके बनाए जाते हैं, मतलब अलग अलग मान लो अगर मैं बोलूं कि दो अलग अलग पेड़ हैं, ठीक है, एक ए है और एक बी है, ठीक है, दोनों के बीज अलग अलग हैं, ठीक है, तो इनका हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है, ठीक है। जैसे हम इंसानों में भी देखते हैं ना कि मेल और फीमेल, ठीक है, उनका जो आगे आने वाली जनरेशन, तो उसमें क्या है, दोनों के फैक्टर पाए जाते हैं, ये हम बायो में पढ़ते हैं। उसी तरीके आप यहाँ पर भी देखोगे तो कुछ इसके फीचर्स जिनका हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है, देन यहाँ पर आपको एक नई वैरायटी का सीड देखने को मिलता है, जिन्हें हम हाइब्रिड सीड्स के नाम से भी जानते हैं, जिनमें क्या है, ए के भी लक्षण होते हैं, बी के भी लक्षण होते हैं, तो यहाँ पर इनसे पैदावार ज़्यादा अच्छी होती है, तो इन बीजों का भी इस्तेमाल किया जाता है। देन रासायनिक उर्वरकों का भी इस्तेमाल किया जाता है, कीटनाशकों का भी प्रयोग किया जाता है ताकि उच्च पैदावार हो सके, ठीक है। रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्य खेती है। रोपण कृषि बोले तो प्लांटेशन, कि एक ही तरीके के पेड़ को बहुत ही बड़े से एरिया में, पेड़ बोलो या पौधे बोलो या फसल बोलो, एक ही तरीके की फसल को अगर हम लार्ज एरिया में लगाते हैं तो उसे हम रोपण कृषि के नाम से जानते हैं, प्लांटेशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है, तो ये सब हमारा क्या है, ये वाणिज्य कृषि में आएगा। अच्छा, अगर इसके एग्जाम्पल्स की भी मैं बात करूं, जैसे कि गन्ने की खेती होती है, प्लांटेशन होता है इतना बड़ा, चाय की खेती होती है, कॉफी की खेती होती है, रबड़ की होती है, तो इन सब से हमें मार्केट वैल्यू ज्यादा मिलती है, इनसे हमारी कमाई होती है, ठीक है। तो ये सब हमारे वाणिज्य कृषि में आएंगे, हमारे रोपण कृषि का हिस्सा इनको माना जाता है। डन।
ओके। अब भाई बात कर लेते हैं कि अलग-अलग तरीके की आपको कृषि पद्धति या मैं बोलूँ कि अलग-अलग सीज़न आपको देखने को मिलता है कि और उस सीज़न में आपको अलग-अलग टाइप का जो है फसल देखने को मिलता है। कई क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ़ ठंडी में उगाए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए बारिश की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है और कुछ ऐसे होते हैं जो इनके बीच में भी आते हैं। तो अगर मैं इनका नाम आपको बताऊँ तो एक रबी हो गया, दूसरा खरीफ हो गया और तीसरा क्या आ जाएगा? रबी, खरीफ और ज़ायद, ठीक है? ज़ायद इनके बीच में आता है। रबी और खरीफ के बीच में आई थिंक आप सॉरी रबी और खरीफ के बारे में आप लोगों ने पुरानी क्लासेस में कई बार पढ़ा होगा और मुझे पता है बच्चों को बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि रबी क्रॉप्स में कौन-कौन से आएँगे और खरीफ में कौन-कौन से आएँगे। हमारे दिमाग में जनरली इतना इतना बैठा होता है केवल कि रबी बोले तो गेहूँ और खरीफ बोले तो चावल। इससे ज़्यादा हमें याद ही नहीं होता कि और बाकी फसलें हम उनको कैसे कैटेगराइज़ करें कि कौन-सा रबी में आएगा या कौन-सा खरीफ में आएगा। तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे आप ध्यान से समझो और इनका बार-बार रिवीजन करना होता है तभी वो दिमाग में बैठेंगी। अगर आपको सबका क्राइटेरिया पता है ना, हर एक अनाज का या हर एक फसल का आपको क्राइटेरिया पता है ना कि वो कौन से सीज़न में आ रहा है, ठंडी का मौसम उसे ज़्यादा पसंद आ रहा है या बारिश ज़्यादा पसंद आ रही है, टेम्परेचर कितना माँग रहा है, तो आपको खुद आप उसे कैटेगराइज़ कर लोगे कि वो राबी में आएगा या खरीफ में आएगा। ठीक है? क्लियर? हम राबी को विंटर क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं और खरीफ को हम क्या मॉनसून क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। तो 3 ही आपको देखने को मिलेगा जो मैंने बताया रबी, खरीफ और ज़ायद, ठीक है? तो अगर मैं रबी की बात करूँ तो रबी फसलों की शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। तो मेन आपको याद क्या रखना है कि कब कब उसकी बुवाई हो रही है और कब जो है हार्वेस्टिंग हो रहा है, ठीक है? क्या हो रहा है भैया? कब उसको काटा जा रहा है। तो भैया सीधी-सी बात है जो बोओगे वही काटोगे, कहावत ही कही गई है ये सारी। तो भैया बोया कब जाता है? तो अक्टूबर से दिसंबर में तभी हम बोलते हैं ना कि शीत ऋतु का ये फसल है ना? ठंडी का है, विंटर क्रॉप्स बोलते हैं इसको हम। तो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य ये बोया जा रहा है और उसके बाद ये अप्रैल से जून के बीच में इसको काटा जाता है। इसकी हार्वेस्टिंग कब हो रही है? अप्रैल से लेकर जून के बीच में हो रही है। तो आपको याद ही इतना रखना है कि कब उसकी बुआई हो रही है और कब उसको काटा जा रहा है और एग्जाम्पल में क्या-क्या आ रहा है। जैसे कि गेहूँ है, जौ है, मटर है, चना है, सरसों, ठीक है? ये सब आपको रबी की फसलें देखने को मिलती हैं, ठीक है? अब इमेज में भी देख सकते हो ये सारी फसलें जो हैं वो रबी की ही फसलें हैं, ठीक है? रबी की ही फसलें हैं। देखिए सरसों का आपको पूरा खेत देखने को मिल रहा है, सरसों का है, ठीक है? मटर है, चना है, जौ है और गेहूँ है, ठीक है? इसी तरीके हम आगे भी बात करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ खरीफ की, तो खरीफ के लिए भई पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। इन्हें हम मॉनसून क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। तो खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मॉनसून के आगमन के साथ बोई जाती है। जब बारिश का टाइम आने वाला होता है, आपको पता है जब चावल की बुआई की जाती है, रुपाई की जाती है जब, तो बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। रात-रात भर क्या है खेतों में पानी भर दिया जाता है, उसके बाद उसमें जो है रुपाई करी जाती है आराम से। और काफ़ी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत भी पड़ती है उसमें, ठीक है? एक-एक पेड़ को उसमें लगाने को। और ये सारी चीज़ें हम हमेशा जानते हैं क्योंकि हमारे आस-पास में सारी चीज़ें होते रहते हैं। सभी बच्चे भाई आई थिंक गाँव से ही बिलॉन्ग करते हैं। अपने आस-पास सबने देखा होगा कि कैसे बुआई होती है, कैसे कटाई होती है, बाद में जो मशीनें भी लगती हैं। पहले के टाइम पे तो लोग खुद से करते थे, अब तो बड़े-बड़े ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, थ्रेशर मशीन भी आ गई है अब सब कुछ। तो फैसिलिटी हमारे पास काफ़ी सारी हो चुकी हैं। हमारी जो कृषि है धीरे-धीरे मॉडर्नाइज़ भी होती जा रही है। अलग-अलग सीड्स का हम इस्तेमाल करने लगे हैं, नए-नए उर्वरकों का हम इस्तेमाल करने लगे हैं, कीटनाशकों का हम इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन उसके बावजूद एक जो हमारा रिज़ल्ट निकल कर आता है, वो ये आता है ना कि इसकी वजह से प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा होता है। और जो प्रोडक्टिविटी जिस लेवल की होती है ना, अच्छा एक चीज़ अगर मैं और बोलूँ जैसे कि जब हमारा आया था ग्रीन रेवोल्यूशन, आई थिंक सभी बच्चों को पता होगा ना ग्रीन रेवोल्यूशन आया था कि भैया खेती को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, पैदावार बहुत अच्छी करने के लिए, प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ाने के लिए जब हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। और इसी ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से आप देखते हो कि पंजाब, हरियाणा और इधर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश साइड क्या है, चावल की खेती बहुत ज़्यादा होने लगी है। मतलब हद पार एकदम मचा हुआ है वहाँ पर। जबकि ये साइंटिफिकली बताया गया है कि पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र चावल की खेती के लिए ठीक नहीं है,
ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको इतना ज्यादा मानसून देखने को नहीं मिलता। चावल की खेती लिटरली किधर होती है, हमारे कोस्टल एरिया साइड, जहां पर आपको पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिले, बारिश बहुत ज्यादा देखने को मिले। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हम देखते हैं कि पंजाब हरियाणा में इतना ज़्यादा आपको जो है चावल की खेती, धान की खेती आपको देखने को मिलती है। और जो कहीं ना कहीं अभी क्या एक बहुत बड़ा फैक्टर बना हुआ है, आप देखते होंगे न्यूज़ में, आप लोगों ने अभी रिसेंटली में देखा होगा कि पंजाब में कितना ज़्यादा जो है बाढ़ आपको देखने को मिल रही है, एकदम बाढ़ प्रभावित राज्य बन चुका है अब वो। तो उसका एक बड़ा फैक्टर आपको ये भी देखने को मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी जब आपने वहां पर खेतों में इतना सारा पानी भरा हुआ है, तो और पानी आएगा तो वो बढ़ेगा ही ना, है ना, तो वो तो बढ़ेगा ही। और धान के लिए हमें पता है पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वहां पर इतने बड़े बड़े आपको बांध देखने को मिल रहे हैं, और वो पर्टिकुलरली सिर्फ सिंचाई के लिए ही बनाए गए हैं। तो आप सोच रहे हो कि इतनी बड़ी बड़े प्रोजेक्ट्स का इस्तेमाल सिर्फ आप सिंचाई के लिए कर रहे हो, जबकि वो जगह साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि वहाँ धान की खेती होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए वहाँ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो वो चीज़ हमने देखी हैं। भले ही हम एक बोलते हैं कि हाँ जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था बहुत बड़ा काम हुआ है उसकी वजह से, बिल्कुल हुआ है, लेकिन एक तरीके से उसका जो असर है, जो बहुत दूसरे साइड वाला जो इम्पैक्ट है ना भाई, किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो वो जो नेगेटिव वाला इम्पैक्ट है ना, वो अब हमें देखने को मिलता है कि उसकी वजह से आज हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो आप लोग देखना एक बारी से पंजाब वाला थोड़ा सा न्यूज़ में देखना, काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी उससे। और अभी हमारा चैप्टर ही वही चल रहा है, तो आपको और मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा वो सारी चीज़ें देखने में। ठीक है, तो वही भी चीज़ बता रही हूँ, खरीफ का हमने बोला कि मानसून के आगमन के साथ इसको बोया जा रहा है। उसके बाद सितंबर अक्टूबर में क्या है, इसको काट लिया जाता है। तो प्लीज इसको जो है नोट करते चलना, कब बुआई हो रही है, कब कटाई हो रही है। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे कि मक्का है, बाजरा है, चावल है, तुर है, मूंग है, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन। ठीक है, तो ये सारे क्या है, इसके मेजर मेजर क्रॉप्स हैं, जो कि कहाँ पर, जो कि खरीफ क्रॉप्स में कैटेगराइज किया जाता है, जो मानसून के आते ही उसकी बुआई होती है। तो अब जो बचा तीसरा वाला जायद, तो जायद क्या होगा, जायद इनके बीच में आएगा। ठीक है, जब रबी की फसल की कटाई हो जाएगी, ठीक है, और खरीफ की जो फसल है उसकी बुआई चालू होने वाली होगी, उसके बीच का जो टाइम होता है ना, उस वक्त जायद की फसल जो है वो उसकी बुआई करी जाती है। तो इनके बीच में ही आता है ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों के टाइम पे हमें देखने को मिलता है भाई खीरा। ठीक है, चाहे आप तरबूज की बात कर लो, खरबूजा की बात कर लो, तो ये सब आपको जो है गर्मियों के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये जायद ऋतु में ही आते हैं, जैसे कि तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, सब्जियां हैं, ठीक है, चारे की फसलें हैं, ये सब कुछ आपको जो है जायद में ही देखने को मिलता है। तो कभी भी सवाल जब आएगा तो तीनों को कैटेगराइज करके लिखना पड़ेगा। आप चाहो तो अलग अलग टेबल बना के लिख सकते हो, या आप एक एक करके भी हेडिंग बना के लिख सकते हो कि पहले रबी क्रॉप्स के बारे में पूरा लिख दो, फिर खरीफ के बारे में पूरा लिख दो, फिर जायद के बारे में पूरा लिख दो। कई बार जो है इसको आपको कंपेयर करने को भी आ जाएगा सवाल में। तो ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को ज़रूर अपने दिमाग में बिठा के रखना, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं वो ज़रूर याद रखना। तो चावल है, गेहूँ है, मोटे अनाज हैं, दालें हैं, चाय है, कॉफ़ी है, गन्ना है, तिलहन है, कपास है, जूट। तो ये बहुत ही मेजर क्रॉप्स हैं हमारे भारत के। कुछ इसमें से खाने वाले हैं, कुछ इसमें से जो है वो कमर्शियल में आएंगे। ठीक है, ओके, जैसे कि हमारा कपास है, जूट है, तो इससे हम क्या चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा इसके बाद क्या है, एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, और एक्सपोर्ट करने के काम आता है। ठीक है, तो ये सारे आपको मेजर आपको फसलें देखने को मिलती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक फसलों को थोड़ा सा डिटेल में समझते चलेंगे, आराम से समझते चलेंगे। ओके, चलो भैया, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले चावल की। तो चावल क्या है, ये मुख्य खाद्य फसल देखने को मिलती है। ठीक है, मुख्य हमारे यहाँ की क्या है, मुख्य खाद्य फसल आपको देखने को मिलती है। और उसके बाद सबसे मेन पॉइंट आपको क्या लिखना है, मैं बता दे रही हूँ आपको कैसे लिखना है। आप ऐसे चावल लिखना, ठीक है, इस तरीके से।
उसके बाद चावल के बारे में आपको जो कुछ भी पता है इस तरीके से आप नोट कर लेना, ताकि कभी भी जब आप पढ़ने बैठोगे, आप रिवीजन करने बैठोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा इसको याद करने में, इसको समझने में, और इसके सारे क्राइटेरियाज आपको एक बार में मिल जाएंगे। ऐसे स्टेटमेंट में लिखोगे कुछ दिमाग में नहीं बैठने वाला, तो हमेशा इस तरीके से नोट्स बनाने की सोचा करो। ठीक है, मेजर मेजर क्या लिखना है तुम्हें कि भाई मुख्य खाद्य फसल तुम्हारा पहला पॉइंट हो गया। फिर क्या लिखोगे कि भारत जो है वो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये लिखना है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, तुम्हारा पहला पॉइंट हो गया, ये तुम्हारा दूसरा पॉइंट हो गया कि भारत दूसरा, ठीक है, दूसरा याद रखना, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। फिर क्या है, तीसरा क्या लिखोगे कि ये खरीफ की फसल है। ठीक है, क्या लिखोगे, ये खरीफ की फसल है। अब क्या क्या इसमें क्राइटेरिया मांग रहा है, तो भैया यहाँ पर तापमान जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, और अधिक आर्द्रता बोले तो बारिश ज़्यादा होनी चाहिए, तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। तो ये तुम्हारा चौथा पॉइंट हो गया, तापमान और वर्षा दोनों के बारे में यहाँ पर लिख दोगे, और आंसर राइटिंग में ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही मेजर पॉइंट है। अब इसके क्षेत्रों के बारे में लिखोगे तो क्षेत्र कौन कौन से आएंगे, तो उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान आएगा, तटीय क्षेत्र आएंगे, और डेल्टाई रीजन जहां पर क्या है नदियों के डेल्टा बनते हैं वहां वाले क्षेत्र। तो ये तुम्हारा हो जाएगा पांचवा पॉइंट। तो हो गया, बस इसी तरीके से 5 पॉइंट इस तरीके से माइंड में बना के लिख लोगे तो पढ़ना और रिवीजन करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ओके, क्या किसी को कहीं डाउट है? ओके, किसी को अगर कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा हो तो उसे कमेंट बॉक्स में पिन करते रहना। ठीक है, उसको कमेंट बॉक्स पे लिखते रहना, हम उसका जवाब दे देंगे। नेक्स्ट अगर मैं गेहूं की बात करूंगी तो गेहूं हमारी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, ये तुम्हारा पहला पॉइंट हो गया। पॉइंट वाइज मैं बताते चल रही हूँ, उसी तरीके माइंड मैप बना के साथ में लिखते चलो। ठीक है, अभी लिखते चलोगे तो दिमाग में बैठता चलेगा, उसके बाद एक बार इसी से और उसको रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्षेत्रों की, तो उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग, ठीक है, ये तुम्हारा दूसरा पॉइंट हो गया। क्षेत्र कौन से आ गए तुम्हारा, उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग। अच्छा, ये कौन कौन से हैं, तो ये उत्तर पश्चिम में जैसे कि गंगा सतलज का मैदान है, और दक्कन की काली मिट्टी वाला प्रदेश है। ठीक है, तो ये मेन क्षेत्र है जो कि तुम्हारा दूसरा पॉइंट बन जाएगा। फिर अब इसमें क्या लगता है, ये एक शीत ऋतु का क्रॉप है, तो इसमें 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा लगती है, ये तुम्हारा तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, वर्षा कितना मांग रहा है, तो 50 से 75 सेंटीमीटर, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्षा इसमें नहीं लगने वाली है, और आपको क्षेत्र के बारे में भी मैंने बता दिया, तो मेजर 3 पॉइंट तुमको यहाँ पर मिल गए। इसी तरीके साथ में सारे पॉइंट्स को लिखते चलना। ठीक है, सारे पॉइंट्स को बच्चा लिखते चलना। ठीक है, चलो ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं मोटे अनाज। अब मोटे अनाजों में कौन कौन सा आएगा, तो 3 आता है, एक ज्वार, बाजरा और रागी। ठीक है, ज्वार, बाजरा और रागी। भाई बाजरे की रोटी तो खाई होगी, याद ही होगा सबको, स्वाद भी आता है ना, तो ये तीनों उसी में आएगा, और सबसे ज्यादा आपको पोषक तत्व आपको इन्हीं में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसी अनाज की जिसमें पोषक तत्व सबसे ज्यादा है, तो वो आपको ज्वार, बाजरा और रागी में ही देखने को मिलेगा। बट अफसोस कि हमारी आने वाली जनरेशन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। हम लिटरली अगर आज भी अगर किसी से पूछते हैं तो बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि ज्वार, बाजरा या रागी भी कुछ होता है, या बाजरे की रोटी भी कुछ होता है। जो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होंगे, जिन्हें पता होगा, जो गांव में रहे होंगे, वही जानते होंगे कि बाजरे की रोटी भी होती है, उसको भी खाया जाता है। हाँ, क्योंकि ये चाउमीन नूडल्स वाले बच्चे नहीं समझ पाएंगे कि बाजरे की रोटी का स्वाद क्या होता है ना। और हमारे आने वाली जनरेशन, उन्हें तो पता ही नहीं होगा कि ये भी कुछ कभी हुआ करता था। है, तो भाई ये चीज़ अगर अभी मौका मिल रहा है तो खाते पीते रहा करो। सबसे ज़्यादा आपको न्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्व आपको इसी में मिलेगा, इसी से तुम्हारी शरीर बनेगी, तो खाते पीते रहा करो इन चीज़ों को। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं दालों को। भाई दालों में प्रोटीन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, आज सब कुछ खाने पीने से रिलेटेड ही है, तो भाई बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। तो खाने में थोड़ा सा बदलाव ले आओ, और अच्छा अच्छा जो पोषक से भरा खाना है उनको खाने की कोशिश करो। ठीक है, चलो। भारत क्या है, विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है, ये तुम्हारा पहला पॉइंट हो गया कि भारत ही सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। ठीक है, दालों का। ठीक है, शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीन दायक होती हैं, ये तुम्हारा दूसरा पॉइंट हो गया। मैंने बताया है कि दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन देखने को मिलता है। ठीक है,
उसके बाद दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। मतलब कम नमी की ज़रूरत होती है, दैट मीन्स कि ठंडे एरिया में भी हम इसको उगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेन क्षेत्र कौन से हो जाएंगे भैया? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा तीसरा पॉइंट। ठीक है, तो इन सारे क्षेत्रों को भी साथ में नोट करते चलना। ठीक है, हर एक चीज़ का जैसा मैंने बताया हुआ है वैसे माइंड में बना के उन पॉइंट्स को नोट करते चलना। ऐसे ऐसे लिखने की प्लीज़ गलती मत करना, नहीं दोबारा तुम्हारा पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए जो बता रही हूँ उसको ध्यान से समझते चलो। चलो, अब बात कर लेते हैं कि खाद्यान्नों के अलावा भी और कुछ फसलें होती हैं। ठीक है, और कोई भी क्या है, मतलब अगर मैं अनाज को छोड़ दूं तो उसके अलावा भी खाने वाली कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा गन्ना। ठीक है, आपको यूपी में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। ये तुम्हारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, इसका क्राइटेरिया क्या है? तो ये 51 डिग्री सेल्सियस से 27 सॉरी 21 है, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान, इतनी ही की ही इसको ज़रूरत होती है। ठीक है, तो तापमान कितना चाहिए होगा? 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक। और बारिश बारिश कितनी चाहिए? जो तो 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक। ये तुम्हारा दूसरा पॉइंट हो गया। तो ऐसे इस तरीके से पॉइंट साथ में लिखते चलना। ठीक है, अच्छा उसके बाद एरिया कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश। भाई उत्तर प्रदेश में आपको गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्या है? महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है। तो ये क्या है? ये सारे इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? खाली देखो बहुत कुछ इसमें आपको कोई कॉन्सेप्चुअल चैप्टर नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, इसमें सिर्फ फैक्ट्स हैं। जैसे कि हमने जब पढ़ा हुआ था चैप्टर कौन सा, खनिज वाला, जब हमने ऊर्जा संसाधन का चैप्टर पढ़ा था, मैंने पहले ही बोला हुआ था कि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर भी सेम है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखने को मिलेगा। मेजर आपको यहाँ पर फैक्ट्स देखने को मिलेंगे कि कौन कौन से फसल को किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से क्षेत्रों में वो पाए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए बस केवल। ठीक है, क्योंकि आंसर फ्रेमिंग आपको यहीं से करनी है, इन्हीं पॉइंट्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं तिलहन की बात करूं, भाई बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे ना तिलहन क्या होता है। ठीक है, तो देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें जो है वो उगाई जाती हैं। ठीक है, कितना हो गया? मैंने क्या बोला भैया? क्योंकि जितना भी हमारा बुआई वाला क्षेत्र है भारत का, उसमें से 12% जो भाग है वहां पर आपको बहुत सारी तिलहन की फसलें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इनका प्रयोग खाना बनाने में किया जाता है और इनमें से कुछ तेल के बीजों को जैसे कि साबुन बनाने में भी, ठीक है, प्रसाधन में और उबटन में भी क्या है इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया? तो ये क्या है, एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है खाने की चीज़ों में, और क्या है बाकी चीज़ों में भी, जैसे साबुन हो गया, प्रसाधन हो गया, उबटन हो गया। तो इन सब में भी क्या है आपको तिलहन देखने को मिलेगा। और ये ज़रूर फैक्ट याद रखना कि कुल जो है बुआई वाले क्षेत्र हैं उसका 12% वहाँ पर आपको तिलहन की खेती ही देखने को मिलती है। आप इमेज में देख सकते हो कि कैसा होता है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं चाय। भाई क्या बात है, हमारा टॉपिक चाय आ गया, मेरे हाथ में भी चाय है, बहुत बढ़िया। इसको कहते हैं सोने पे सुहागा, है ना? तो चाय की खेती क्या है? ये रोपण कृषि का एक उदाहरण है। रोपण मैंने बताया था ना कि एक ही फसल को एक बड़े से एरिया में लगाना, वहां पर उसकी क्या है खेती करना, उसे ही हम रोपण कृषि के नाम से जानते हैं। तो चाय आपको पता है पहाड़ी इलाकों पर काफी ज्यादा जो है चाय की खेती होती है, जैसे कर्नाटका वाला एरिया हो गया, इधर असम वाला एरिया हो गया, असम में तो काफी ज्यादा होती है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है, पीने वाला पदार्थ है भाई, बहुत अच्छा है। जिसे क्या है अंग्रेज भारत में लेकर आए थे। हमको पता है, ये सारी चीजें हमें पता है। क्यों हमको इतना पता है? क्योंकि जब अंग्रेज आए थे तो यहाँ पर इन्हीं जो टी प्लांटेशन के वर्कर्स थे, बहुत ज़्यादा इन पर अत्याचार हुआ है। ठीक है, इसलिए हम जानते हैं कि इन पे क्या है, इन प्लांटेशन वर्कर्स पर इतना ज़्यादा अत्याचार हुआ है। और काहे का प्लांटेशन हो रहा था? एक साइड वो इंडिगो वाला नील की खेती है, दूसरा ये चाय की खेती है ना, तो उसी से तो सारा प्रॉफिट कमा रहे थे ये लोग। ठीक है, तो चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और
पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। हाँ, ये है कि चाय को उगाने में ना इसमें बहुत एक तरीके से बहुत नाजुक सी चीज़ें हैं ये, तो इनको उगाने में बहुत ही प्रॉपर अमाउंट का, या मैं बोलूँ कि प्रॉपर कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है कि भैया नमी काफ़ी टाइम तक होनी चाहिए, कॉन्टिन्यू बनी रहनी चाहिए, वो पाला रहित जलवायु होना चाहिए, क्लाइमेटिक एकदम कंडीशन जो है एकदम परफेक्ट होनी चाहिए इसके लिए। अच्छा, तो क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो असम है, पश्चिम बंगाल में कौन सा है, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, ठीक है, ये आपको इन पहाड़ियों पर आपको ये देखने को मिलेगा। बाकी तमिलनाडु और केरल में भी आपको देखने को मिलेगा। कर्नाटका में आपको कॉफी का प्लांटेशन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो भाई कॉफी की अगर हम बात कर लें तो भाई नाम देखा कर्नाटका, कर्नाटका आपको टॉप पर देखने को मिलेगा, ठीक है, चाय में असम और कॉफी में कर्नाटका। तो ये अपनी गुणवत्ता के लिए बहुत ज्यादा विश्व विख्यात है। कौन, भारतीय कॉफी। जो भारतीय कॉफी है इसकी क्वालिटी को लोग मानते हैं बाहर बाहर, ठीक है, दुनिया भर में क्या है, भारतीय कॉफी की क्वालिटी को माना जाता है कि भाई क्या क्वालिटी होती है यहाँ की कॉफी में, बहुत गजब तरीके की होती है, बाहर इसका काफी ज्यादा एक्सपोर्ट भी होता है, ठीक है। तो इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों में होती है, जैसे कि कर्नाटका है, केरल और तमिलनाडु, इन्हीं से जुड़ी हुई तो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, ठीक है। अगर मैं नीलगिरी की पहाड़ियों की बात करूँ तो हमारे मैप में कहाँ आती हैं, ऐसे अगर हम बनाते हैं मैप, ये यहीं पर है ना हमारी नीलगिरी की पहाड़ियां, जिधर कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु मिल रहा है वहीं पर, तो यहीं पर आपकी क्या है, कॉफी की खेती होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बागवानी की फसलें, ठीक है, बागवानी की फसलें, तो भैया भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधी दोनों ही प्रकार की फलों का उत्पादक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको क्लाइमेट भी दो तरीके का देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल भी मिलता है, सब ट्रॉपिकल भी मिलता है। कैसे, क्योंकि हमारे यहाँ भारत का जो लोकेशन है वो ही ऐसा है, ठीक है। हमें पता है कि ये इक्वेटर है ना, ये 0 डिग्री का क्या है, इक्वेटर है। यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात कर रहे हैं कितना, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। तो यहाँ हमें पता है कि इधर क्या है, ये वाला क्लाइमेट, ये वाला ट्रॉपिकल है, ठीक है, ये वाला ट्रॉपिकल है। और जब हम इधर की बात करते हैं ये वाला तुम्हारा क्या है, सब ट्रॉपिकल है। और हमारे इंडिया की लोकेशन कहाँ है, ध्यान से देखना, हमारे इंडिया की लोकेशन किधर आ रही है, मान लो ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो ये आ रही है, ठीक है, ये तो हमारे इंडिया में क्या है, ट्रॉपिकल वाला क्लाइमेट भी मिलता है और सब ट्रॉपिकल वाला भी क्लाइमेट देखने को मिलता है। तो दोनों तरीके के आपको यहाँ पर फल भी देखने को मिलते हैं। और भारत विश्व की लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन करता है, ये जरूर नोट कर लेना, ठीक है। भारत जो है वो विश्व की लगभग 13% सब्जियों का भी उत्पादन करता है। अब ये बात करते हैं अखाद्य फसल, मतलब कुछ ऐसी फसलें जो खा नहीं सकते। रबड़ तो खाओगे नहीं, बचपन में खाया होगा वो बात अलग है ना। तो अब अगर मैं रबड़ की बात करूं तो ये भूमध्य रेखी क्षेत्र की फसल है, भूमध्य रेखा वाली, ठीक है, उसके आसपास का जितना भी क्षेत्र है वहां पर आपको रबड़ देखने को मिलता है, ठीक है। अब क्या है, ये विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती हैं। मेजर क्या लिखना है तुमको यहाँ पर, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की जरूरत होती है। भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर वर्षा की जो जरूरत हो रही है वो 200 सेंटीमीटर से भी अधिक हो रही है और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान चाहिए। ये पॉइंट जरूर नोट कर लेना, क्योंकि किसी भी क्रॉप का, किसी भी फसल का क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कि पेड़ से देखो कैसे रबड़ निकाला जा रहा है, ठीक है। उसी तरीके की मैंने फोटो भी यहाँ पे लगाई हुई है, साफ तौर पे देख के समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से जो है, ऐसे देखो छाल उसका काट के और नीचे ऐसा बाल्टी टाइप लगा के उससे क्या है, रबड़ निकाला जाता है, ठीक है। इससे क्या है, अधिक तापमान वाले नम और आर्द्र जलवायु की जरूरत होती है। अच्छा, ये कौन कौन से क्षेत्रों में पाए जा रहे हैं, तो केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और मेघालय की गारो पहाड़ियों में भी आपको इसका उत्पादन देखने को मिलता है। इसी तरीके जैसे खाद्य फसलों का पूरा माइंड मैप बना के लिखा हुआ है ना रिवीजन करने के लिए, उसी तरीके इनका भी लिखते चलना, ठीक है। रबड़ ऐसे लिखना और उसके सारे पॉइंट्स लिखना, ठीक है। पहला पॉइंट लिखना है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, उसके बाद 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान की जरूरत होती है और मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार, मेघालय,
ठीक है, इन क्षेत्रों में ये पाया जाता है। इन पॉइंट्स को जरूर साथ में नोट करते चलना। तो रबड़ किस तरीके से निकल रहा है वो भी आप लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रेशेदार फसल की, ठीक है, रेशेदार फसल मतलब क्या है, कपास है, जूट है, सन और प्राकृतिक रेशम, ठीक है, रेशम की खेती को हम क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर ना, सेरीकल्चर बोलते हैं। ये भी भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। और रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है, जो मैंने बोला ना अभी, सेरीकल्चर, ठीक है, इसी नाम से हम इसको जानते हैं। बाकी आप इमेज में भी देख सकते हो सारी चीजें, ठीक है। ये रहा तुम्हारा कपास। नेक्स्ट, तो एक एक करके हम इनके बारे में भी देखते चलेंगे। तो कपास की अगर मैं बात करूं तो ये एक खरीफ फसल है, ठीक है, ये एक खरीफ फसल है। और जब हमने मिट्टियों के बारे में पढ़ा था तब मैंने बताया था कि काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो इस अगर मेजरली अगर हम बात करें तो ये दक्कन के पठार वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगी, जहां पर आपको काली मिट्टी देखने को मिलती है। तो इसका मेजर एरिया वही है, डेक्कन प्लेटू वाला, ठीक है। अब इसके लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, ठीक है, और 210 दिन पाला रहित, ठीक है, 210 दिन पाला रहित और खिली हुई धूप की आवश्यकता होती है। भाई कुछ ज्यादा ही नहीं नखरे हैं कपास के, ठीक है। तो इतने सारे नखरे उठाने पड़ते हैं तब ये हमें मिलती है। इसके क्षेत्र क्या क्या है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब और उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, मुख्य उत्पादक राज्य हैं। सारे पॉइंट्स को इसी तरीके लिखते चलना। ये तुम्हारा पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया और ये तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। इस तरीके लिखते चलोगे तो रिवीजन करने में आसानी रहेगी। बाकी आप इमेज में देख सकते हो कि पहले देखो किस तरीके की है, उसके बाद जब निकल आता है तो फिर किस तरीके का हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ जूट की, तो भाई जूट के क्या झोले वगैरह ही बनाए जाते हैं, काफी सारी चीजें बनती हैं जूट की। तो जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। मतलब एक तरीके से बोलूं कि जब बाढ़ आती है, अगर मैं ऐसे बोल रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो मैं इधर कि मान लो यहाँ पे नदी बह रही है, ठीक है, जब बाढ़ आती है तो नदी जो है और क्या है, बढ़ जा रही है, ठीक है। तो नदी अब यहाँ से बहना शुरू कर दे रही है और उसके बाद फिर ये क्या है, फिर जब वापस वो अपने एरिया में जा रही है, तो वापस जब इधर से बहना शुरू हो रही है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, अब मिट्टी हो गई है ना, यहाँ पर जो भी उसके सेडिमेंट्स थे वो जमा हो चुके हैं। तो ये वाले क्षेत्रों में आपको जो है उत्पादन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका कौन कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, क्षेत्रों का जरूर याद रखना, जैसे कि पश्चिम बंगाल है, बिहार है, असम, उड़ीसा है, और जैसे कि मेघालय, ये सब क्या है, मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अब कहाँ कहाँ जूट का इस्तेमाल होता है, जैसे मैंने बताया ही अभी, बोरियां बनाई जाती हैं, चटाई, रस्सी, ठीक है, तंतुवाम, धागे, गलीचे और दस्तकारी की वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जूट महंगा आता है, ठीक है। ये क्या है, एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो पोल्यूशन फ्री है, ठीक है। हम अगर जूट का इस्तेमाल करें, अगर इनकी बोरियों का इस्तेमाल करें, इनके झोले का इस्तेमाल करें प्लास्टिक को छोड़कर, लेकिन लोग क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि प्लास्टिक सस्ता आता है, वो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, लेकिन जूट हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। दैट्स वाई जो है लोग प्लास्टिक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लिटरली इस्तेमाल जो है वो इन्हीं का होना चाहिए। चलो भाई, अब बात कर लेते हैं प्रौद्योगिकी और संस्थान सुधार की। इतनी सारी फसलों के बारे में हमने सुना, हमने पढ़ा इनके बारे में, तो क्या कोई सुधार हुआ है इनको लेकर? क्योंकि हमें पता है कि भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, बहुत ज्यादा डिपेंड है, बहुत ज्यादा निर्भर है वो कृषि पर। तो अगर कृषि की पैदावार अच्छी नहीं होगी तो हम अपना देश नहीं चला पाएंगे, ठीक है, हमारी बहुत सारी गतिविधियां रुक जाएंगी। सीधी सी बात है, अगर हम अपनी जनसंख्या को सस्टेन नहीं कर पाएंगे तो हम बाहर एक्सपोर्ट क्या करेंगे, हम कमाएंगे क्या, है ना। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे सुधार लाने की ज़रूरत है। आपको पता होगा अभी जो है कृषि कानून बिल भी आया था, और किसानों की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है कि आप सिर्फ कुछ फसलों को छोड़कर जो है, सिर्फ कुछ फसलों पर ही क्या है एमएसपी बताई जाती है। तो उनकी हमेशा डिमांड रहती है कि और भी बहुत सारी फसलों को उसमें इन्वॉल्व किया जाए, उस पर भी एमएसपी दी जाए, एमएसपी का रेट बढ़ाया जाए। और जो देखो 3 कृषि कानून बिल आए थे वो भी वापस चले गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे देश में कॉन्टिन्यूअस लगी रहती हैं, कुछ ना कुछ डिमांड्स आती रहती हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो है किसानों का सुसाइड भी हो जाता है इन्हीं चीज़ों को लेकर। आपने सरकारों का जो है पूरा मैनिफेस्टो देखा होगा, उसमें वो पहले लिखे रहते हैं कि कर्ज माफ़ी कर देंगे, बट क्या लिटरली वो होता है कि नहीं होता वो आप खुद ही जानते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं।
तो भाई क्या क्या जो है वो सुधार हुए हैं। तो भारत की 60% से भी क्या है अधिक आबादी जो है वो आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वो हमें पता है। ठीक है, तो स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए क्या है, जोतों की चकबंदी और सहकारिता तथा जमींदारी आदि की समाप्ति की प्राथमिकता दी गई। हमें पता है कि स्टार्टिंग में जैसे हमारा भारत देश आजाद हुआ है, जमींदारी प्रथा को तो पहले ही खत्म कर दिया गया था। तो 1960 और 70 में पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति, मैंने हरित क्रांति के बारे में पढ़ाया, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया, और आज के टाइम पे जो हमें उसका साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है वो भी मैंने आपको बताया। और मैंने आपको ये भी कहा है कि इसके बारे में पढ़ना, और जो जो भी पंजाब में फ्लड वाला आया है ना, जो कुछ भी वहाँ पे भी रिसेंटली हो रहा है, उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा गहनता के साथ समझना, पढ़ना, और इसके ऑब्जेक्टिव पर और इसके जितना कुछ प्रावधान आया था इसमें, जो कुछ भी हुआ है उस टाइम पे 1960-70 के बीच में, इसको भी ध्यान से समझना, फिर आके बताना कि मैम आप सही बोल रही थी। ठीक है, फिर आके बताना। ठीक है, उसके बाद हमने देखा ऑपरेशन फ्लड भी हमें देखने को मिला, हमें क्या है श्वेत क्रांति भी देखने को मिली, बहुत सारी क्रांतियां हुई हैं कृषि क्षेत्र में, बहुत सारे सुधार लाने की कोशिश करी गई है कृषि क्षेत्र में। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं ये कमी है कि हम बहुत अच्छी पैदावार नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी हमें अपने कृषि को मॉडर्नाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमें पता है कि हम कम्प्लीटली डिपेंड हैं उसके ऊपर। ठीक है, अभी भी जो हमारा कृषि क्षेत्र है वो जीडीपी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, रोजगार के अवसर हमें देखने को मिलते हैं उसमें, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अल्प बेरोजगारी भी इसी में देखने को मिलती है, कि अगर एक खेत में 10 लोगों की ज़रूरत है तो ज़बरदस्ती उसमें 15 लोग काम कर रहे हैं, तो 5 लोग अल्प बेरोजगार हुए कि नहीं हुए। तो ये चीज़ आपको कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो भैया रोजगार है नहीं है वो आप खुद समझ में आ रहा है आपको, लेकिन जीडीपी में तो वो लिटरली इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सारे सुधार लाने की ज़रूरत हमें है। ठीक है, तो बहुत सारी रणनीतियाँ ज़रूर आई हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, 1980 तथा 90 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम जो है शुरू किया गया, जो संस्थागत और तकनीकी जो है सुधारों पर आधारित था। मतलब टाइम टू टाइम क्या है, बहुत सारे रिफॉर्म्स आपको देखने को मिले थे, टाइम टू टाइम काफ़ी सारी चेंजेस हुए हैं। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड, ये प्लीज़ हमेशा याद रखना और अपने आंसर में ज़रूर मेंशन करना। ठीक है, किसानों को लोन देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की भी योजना शुरू करी गई है, और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की भी शुरुआत करी गई है कि अगर कुछ हो जाता है तो उन्हें उसका प्रॉपर मुआवजा भी दिया जाएगा। तो किसानों के लिए योजनाएं बहुत सारी आई हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं बोलूँगी, आप भले ही बार बार बोलो कि मैम कटाक्ष करती हैं, बट क्या करूँ, जो सच बात है वो सच बात है बेटा। स्कीम्स बहुत सारी आती हैं, बट कितनी ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट हो पाती हैं, आई थिंक आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है, आपको ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हर चीज़ में यहाँ से नहीं समझा सकती आपको। ठीक है, तो इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी वो आपको देखने को मिलती है। अब तो डायरेक्टली जो है फ़ोन पे मैसेज भी आ जाता है, हमें ऐप पर भी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, बुलेटिन प्रॉपर यहाँ पर आपको पहले के टाइम पे देखने को मिलता था, अब हमारे पास प्रॉपर ऐप्स हैं, प्रॉपर मैसेजेस आ जाते हैं। ठीक है, किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य, जिसकी मैं बात कर रही थी एमएसपी की, ठीक है, तो किसानों को एमएसपी ही प्रोवाइड करी जा रही है। लेकिन बात यह है कि एमएसपी केवल कुछ फसलों पर है, और किसानों की डिमांड ये है कि और भी बाकी फसलों पर भी उन्हें एमएसपी दी जाए, ताकि वो और भी फसलों को तो उगा सके। इसी एमएसपी के चक्कर में वो सिर्फ गेहूं दाल चावल पर ही अटक कर रह जा रहे हैं, और हम सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ हमें गेहूं चावल ही मिल रहा है, बाकी फसलें कहाँ गई, बाकी ज्वार बाजरा रागी इनका क्या होगा। अगर इनका उत्पादन होगा ही नहीं तो हमारी आने वाली जनरेशन के बारे में जानेंगी कैसे, क्या होगा भाई, जो जिसमें हमें सबसे ज़्यादा पोषक तत्व मिल रहा है हम उसे ही नहीं उगा पा रहे, हम उसका ही उत्पादन नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे किसान भी डिपेंडेंट है ना एमएसपी पर, उन्हें भी तो कुछ ना कुछ चाहिए उगाने के लिए। ठीक है, तो भाई बहुत सारी क्या है महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती रहती है। तो जब भी यहाँ पर क्या है कोई भी फसलों की बुआई करी जाती है, सरकार पहले क्या है एमएसपी बता देती है कि इस बार जो है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जितना भी फसल वगैरह होगा हम उसको इस रेट पर खरीदेंगे। ठीक है, तो ये हमेशा होता है, और भाई जाहिर सी बात है कि जिस पे किसानों को ज़्यादा एमएसपी मिल रही होगी वो वही उगाएंगे, यही होता है। तो कुछ अगर फसलों पर मिलेगी तो यही कंडीशन हमें हमेशा देखने को मिलती रहेगी। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। तो क्या क्या आपको जो है कृषि का उत्पादन में योगदान देखने को मिल रहा है। वैसे मैंने आपको जस्ट बताया कि अल्प बेरोजगारी भी आपको यहीं देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो 2010-11 के डेटा के अनुसार क्या बताया जा रहा है कि भारत में कृषि क्षेत्र में लगभग 52% कर्मचारी जो है वो कार्यरत थे। ठीक है, तो 52% जो है कर्मचारी आपको कृषि क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं। और पिछले कुछ वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद, वही मैंने बोला जीडीपी की बात करी थी मैंने अभी, ठीक है, जीडीपी की मैंने बात अभी जस्ट करी थी, वही है ग्रॉस जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, इसमें वृद्धि हुई है, लेकिन परंतु इसमें देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहे। मैंने बोला अभी जस्ट मैंने बताया, अल्प बेरोजगारी आपको जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलती है, और इसके साथ साथ जीडीपी में भी इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा कम है। और अगर मैं बहुत ज़्यादा की बात करूँ तो जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है ना, जो सेवा क्षेत्र है, उसका कंट्रीब्यूशन तो लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है कृषि क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, समाज के सभी वर्गों को खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए हमारी सरकार ने सावधानी पूर्वक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना की है। मतलब प्रणालियां तो आई हैं, ठीक है, ताकि जो है हमारी जो जनसंख्या है हम इसको सस्टेन कर पाए, इनको हम खिला पिला पाए, इनका भरण पोषण हम कर पाए। तो इसके दो घटक देखने को मिलते हैं, एक होता है बफर स्टॉक, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, पीडीएस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। आपने देखा होगा राशन की दुकानें होती हैं, आप फोटो में देख लो। ठीक है, एक तुम्हारा बफर स्टॉक हो गया, ये रहा। ठीक है, जितना हम स्टोरेज में रखते हैं अपने पास, प्रॉपर जो है गवर्नमेंट स्टोरेज का भी आपको यहाँ पर क्या मैं बोलूँ फैसिलिटी दे रही है। ठीक है, जिसमें आपके सारे अनाजों को, कोल्ड स्टोरेज जिसको बोलते हैं, कोल्ड स्टोरेज में सारी चीज़ें रखी जाती हैं। और गवर्नमेंट जो हमारी एमएसपी से जो फसलों को खरीदती है ना, वो उसे बफर स्टॉक में रखती है, ताकि कभी कोई अगर ऐसी इमरजेंसी पड़ जाए, या कहीं पर जैसे कि बाढ़ वाढ़ आ गई, कहीं पर कोई विपदा आ गई है, तो वहाँ के लोगों को कैसे जो है खाना पीना जो है पहुँचाया जाएगा, कैसे उनकी जिम्मेदारी उठाई जाएगी, उसके लिए प्रॉपर गवर्नमेंट बफर स्टॉक रखती है। ठीक है, गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा आपको ये सब जो है अनाज वगैरह सब कुछ, गेहूं चावल सब देखने को मिलता है उनके बफर स्टॉक में। ठीक है, अच्छा, यही गवर्नमेंट क्या करती है, पीडीएस प्रणाली भी आपको पता होगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कि भैया राशन की दुकान में, भाई आपने देखा होगा सफ़ेद कार्ड बनता है, पीला कार्ड बनता है, राशन की दुकानों में भी आपको देखने को मिलता है। और हर गाँव में ये होता है कि जब अपना कार्ड लेके लोग जाते हैं और राशन वगैरह जो भी आता है सरकार की तरफ से वो लेकर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी हुई हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको एक प्रॉपर होता है ना, कभी 3 रुपए 2 रुपए के हिसाब से भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो बहुत कम रेट में आपको यहाँ पे सामान मिलता है। ठीक है, और अब तो आप देखते हो कि भाई बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में ही मिल रही है। हाँ, अभी जो हमारी करंट गवर्नमेंट है वो बहुत सारी चीज़ें हमें फ्री में प्रोवाइड कर ही रही है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको पता ही है। ठीक है, तो खाद्यान्नों की अधिक प्राप्ति और भंडारण की व्यवस्था क्या है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भाई इनका नाम याद रखना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सब कुछ इनके अंतर्गत ही आता है। ठीक है, सब कुछ क्या है, इनके अंतर्गत ही आता है। जबकि इसके वितरण को सार्वजनिक वितरण प्रणाली बोले तो पीडीएस। ठीक है, तो भैया समझ लो भंडारण की व्यवस्था कौन कर रहा है, एफसीआई कर रही है, और इसको जो है वितरण डिस्ट्रीब्यूशन का व्यवस्था कौन कर रहा है, तो पीडीएस कर रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, ये एक कार्यक्रम है जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक वस्तुओं को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराती है। मैंने बताया ना कि यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा क्या है, कम रेट पे देखने को मिलता है। गेहूं चावल आप जो भी यहाँ पे लेने जाओगे तो वो आपको बहुत ही कम रेट में देखने को मिलता है। बस उसका कोई कार्ड होता है ना, किसी का किसी का सफ़ेद कार्ड होता है, किसी का पीला कार्ड होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के प्राथमिक उद्देश्य, तो अब उद्देश्यों की बात करना भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सामान्य लोगों को खरीद सकने योग्य कीमतों पर खाद्यान्नों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही होगा कि भैया हर एक सही रेट पे क्या है, खाद्यान्नों की उपलब्धता हो पाए लोगों के पास, कि लोग उसको अफोर्ड कर पाएं। ठीक है, निर्धनों को भोजन प्राप्त करने में भी समर्थ बनाना होगा। कब तक वो सरकार पर डिपेंड रहेगी, सरकार को उन जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उस सोसाइटी के, जो दबे दबे कुचले लोग हैं, उनको भी निर्भर बना, उनको भी थोड़ा सा एक तरीके से बोलूँ मैं सजग बनाना होगा, उन्हें सक्षम बनाना होगा, ताकि वो अपने भोजन को अफोर्ड कर सकें। ठीक है, उसे खरीद सकें।
कृषि उत्पादन में भी हमें और ज़्यादा वृद्धि करने की ज़रूरत है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, अभी भी हमारे कृषि सिस्टम को और ज़्यादा मॉडर्नाइज़ करने की ज़रूरत है। अभी भी बहुत हद तक हम अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं इसमें। भंडारों को बनाए रखने के लिए चावल और गेहूँ की अधिक प्राप्ति के लिए समर्थन मूल्य को भी निर्धारित करना, ठीक है? तो भई एमएसपी का रेट भी सही से होना चाहिए, ताकि लोग जो हैं, जो किसान हैं, वो उसको सरकार को पहुँचा पाएँ उस चीज़ को, ठीक है? अच्छा, तो वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है? वैश्वीकरण की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बात करूँ कि 1991 से पहले का जो टाइम रहा है, हमारे भारत में आज़ादी के बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ डोमेस्टिक मार्केट पर ही ज़ोर दिया गया कि इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, इनके साथ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, पहले इनको बढ़ने दो। लेकिन 1991 का जब टाइम आता है और यहाँ पर आता है क्या? एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, जितने भी प्रतिबंध लगाए गए थे पहले, उन सारे प्रतिबंधों को हटा दिया जाता है और बाहर की जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं सॉरी, ठीक है? वो भी यहाँ पर आके क्या है, इन्वेस्टमेंट जो है शुरू कर देती हैं। तो उसका क्या प्रभाव आपको यहाँ देखने को मिला है, जब हमने आपको वैश्वीकरण से जोड़ा, हमने अपने आप को पूरी दुनिया से जब कनेक्ट किया, तो वैश्वीकरण की घटना उपनिवेश काल से ही मौजूद है। वो जो ब्रिटिशर्स करते आ रहे हैं वो अलग चीज़ है, क्योंकि उन्होंने हमेशा ये किया हुआ है कि भैया यहाँ खेती हमारे यहाँ करवाई है, सामान लेके गए वहाँ पर बनाया, वापस हमारे यहाँ के मार्केट में आके बेच दिया महंगे दामों में। ये चीज़ें वो हमेशा से करते आ रहे हैं। तो उपनिवेश काल से भी हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए थे, बिल्कुल हुए थे। भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया जाता था और वहीं के सामान को यहाँ पे लाके ये लोग महंगे दामों में बेचते थे, क्योंकि मार्केट तो यही है। और आज के टाइम पे भी इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, ये हर कोई देश जानता है, ठीक है, कि मार्केट में इंडिया अभी भी नंबर 1 पर है, ठीक है। और 1990 के बाद जब वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को नई नई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि वहाँ उसके बाद से जो है एलपीजी रिफॉर्म्स आ गए थे। पहले तो हमने अपनी डोमेस्टिक कंपनीज को बचा कर रखा था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, हमने सारे प्रतिबंध भी हटा दिए थे। तब क्या है, तब सही मायनों में क्या है, हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ की कंपनीज हैं या जो हमारे यहाँ के किसान थे, उनको सही मायनों में कई सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि अभी तक तो अपने अंदर अंदर में थे, लेकिन जब बाहर के लोग आए तब तो थोड़ा सा compete करना पड़ेगा ना, तब तो अपनी क्वालिटीज को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। कई कृषि उत्पादों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाती है। यहाँ पर ये बात बोली जा रही है कि हमारा भारत देश उत्पादन के मामले में काफी आगे है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिसमें हम टॉप करते हैं भाई, चाहे नंबर 1 पर चाहे नंबर 2 पर, हम आगे हैं उसमें। लेकिन ये होता है कि जो बहुत सारे जो विकसित देश हैं, जहाँ पर आपको ये फसलें या कृषि क्षेत्र आपको इतना ज़्यादा देखने को भी नहीं मिलता, लेकिन उसके बावजूद हम उनसे compete नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने अपने यहाँ पर कृषि को उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस बनाया ही नहीं है, और यही बनाने की ज़रूरत है। बाकी देशों में भले क्षेत्र कम है, लेकिन वहाँ टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, वहाँ पर क्या है, उनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, ठीक है। आज क्या है, जीन क्रांति संकेत शब्द है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है सम्मिलित है, ठीक है। जीन क्रांति की भी हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें क्या है, बीजों की नई संकर किस्मों का आविष्कार करने में शक्तिशाली पूरक के रूप में जाना जाता है। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अभी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, वही सारी चीजें हैं। आजकल कार्बनिक कृषि का बहुत ज्यादा प्रचलन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। आपने सुना होगा ना कि हम कभी भी अगर मान लो सामान वामान लेने गए, अक्सर फ्रूट्स में या वेजिटेबल्स में हमें देखने को मिलता है कि ये तो ऑर्गेनिक है ना, क्या है, ये तो ऑर्गेनिक है, ये फल ऑर्गेनिक है, ये सब्जी ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का काफी ज्यादा प्रचलन देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। पहले होता था ना कि जो हम रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करते थे, अब हम जैविक उर्वरकों का भी इस्तेमाल करने लगे हैं, ठीक है। फिर क्या, जैसे कि कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना की जाती है, ठीक है, ये बिना रसायनों के की जाती है, और इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हम यहाँ पर जैविक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय किसानों को शादियावर्त करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। इससे आमदनी अधिक होगी और इसके साथ पर्यावरण भी निम्नीकरण में कमी आएगी। भाई घुमा फिरा कर वही वाली बात है कि अगर किसानों को पता है कि भैया अगर हम गेहूं चावल उगाएंगे तभी हमारा प्रॉफिट होगा, तो भाई जाहिर सी बात है वो हमेशा गेहूं चावल ही उगाएंगे,
लेकिन हमें उनको ये ज्ञान देना पड़ेगा, हमें उन्हें वो फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी, उन्हें एमएसपी और देनी पड़ेगी, उन्हें बताना पड़ेगा, उन्हें और अलग-अलग तरीके की स्कीम्स देनी पड़ेंगी, उन्हें वो सपोर्ट देना पड़ेगा कि वो और भी सारी फसलों को उगा सकें, क्योंकि किसान ही वो काम करेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएँगे, तभी हम कमा पाएँगे, है ना? अगर वो उनको हम सिर्फ़ गेहूँ, चावल में ही टिका कर रखेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? तो कमर्शियल फार्मिंग करने की भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई, मॉडर्नाइज़ करने की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बाहर के देशों में भले ही इतना सा क्षेत्र है कृषि का, लेकिन बहुत ज़्यादा एडवांस है। हमारे यहाँ इतना क्षेत्र है लेकिन एडवांस नहीं है, ठीक है? तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं कोई अगर डाउट आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में उसे रख देना भाई, हम देख लेंगे, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तब तक के लिए भाई हँसते रहो, मुस्कुराते रहो और बढ़िया-बढ़िया नंबर लाते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।